Hello everyone, welcome to my YouTube channel AS Classes. So as in the last lecture we have discussed about the fundamental rights. We have dealt with the articles that covers the fundamental rights. आज हम उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आपको फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड MCQ सॉल्व कराएंगे। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको जाइए, उसको अटेंड करिए, उसको समझिए, तभी आप आज के MCQs अच्छे से और बेहतरीन रूप से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है, आपके पास कुछ सेंटेंस आएंगे, उसमें आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सबसे पहला है कि राइट्स आर क्लेम्ड ऑफ द राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजंस, राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट, एंड राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, या राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ अ फ्यू सिटीजंस अगेंस्ट द मैनी। तो एक्चुअली में जो ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, ये स्टेट को क्या करते हैं, लिमिट करते हैं, स्टेट को लिमिट करते हैं अपनी चीजें करने से। तो इसीलिए जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट होगा कि राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, इस बार इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फंडामेंटल राइट्स, उनका एक फीचर बताना है आपको। इसमें ऑप्शंस देखिए, क्या ये सस्पेंड हो सकते हैं क्या फंडामेंटल राइट्स, कैन नॉट बी सस्पेंड, या फिर कैन बी सस्पेंड ऑन द विल ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होते हैं, ये नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ये सस्पेंड होते हैं। कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते हैं? तो आर्टिकल्स जो 20 और 21 है ये सस्पेंड नहीं होता है, बाकी सस्पेंड होते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? किसको दिया गया है ये पावर कि एनफोर्स करे फंडामेंटल राइट्स को? कोर्ट्स को, पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट को, या हाई कोर्ट को? तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में पढ़ाया है कि ये पावर किसके पास है। ये पावर आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास भी अलग अलग आर्टिकल के तहत है। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग आर्टिकल 32 के तहत ये पावर मिलती है और इसको 226 के तहत ये पावर मिलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये आप लोग एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मेंशन है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एक्चुअली इसमें एक्सप्लेनेशन ही पहले आ गया तो आपको ये आंसर पता ही चल रहा है कि आर्टिकल नंबर जो 14 है वो बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो आर्टिकल 12 है, 13 है, 14 है, या फिर 15। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कौन से आर्टिकल के अंदर रिजर्वेशन इन एडमिशन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड अनएडेड टू ओबीसी, एससी और एसटी दिया जाता है? तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन की बात कर रहा है। तो ऑप्शंस देखते हैं हम। आर्टिकल 15(4), 15(5), 16(4 या 16(5), इसमें इसकी बात कर रहा है। तो जो ये एक्चुअली इतना अंदर का आपका पढ़ना नहीं है, बट आपने ये देखा था कि आर्टिकल जो 15 है वो इन चीज़ों की बात करता है। फिर हमने आर्टिकल 16 पढ़ा था कि वो जॉब से रिलेटेड बात करता है, कि रोजगार वाला। तो इधर जो आर्टिकल 15(5) जो है वो इसकी बात करता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन की। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इज रिलेटेड टू विच इशू? अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये किस चीज से रिलेटेड है ये पूछ रहा है। तो रिगार्डिंग द इशू ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, अप्रूव द रिजर्वेशन ऑन प्रमोशन ऑफ एसटी, या एक्सटेंडेड रिजर्वेशन फॉर एसटी? तो ये एक्चुअली बात करता है ये ओबीसी रिजर्वेशन की, ओबीसी रिजर्वेशन की बात करता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर इसमें यही बोला था कि 50% रिजर्वेशन से ज्यादा फिर एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, यही बात इसमें हुई थी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू अ डिफरेंट कैटेगरी? चलिए ऑप्शंस देखते हैं तब क्वेश्चन क्लियर होगा। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या आर्टिकल 19? अब बोला डिफरेंट कैटेगरी से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू अ डिफरेंट कैटेगरी, तो आर्टिकल जो 19 है
वो एक बिलोंग करता है दूसरे डिफरेंट कैटेगरी से। कैसे? क्योंकि इसमें अलग अलग, मतलब इसमें अलग अलग आपको दिया बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कि इसमें बहुत सारी चीजें आपको फ्रीडम मिलता है, बहुत सारी चीजों का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स मिलते हैं। एक्चुअली इधर क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिफरेंट कैटेगरीज इसमें मिलती हैं आपको। तो डिफरेंट कैटेगरी में सबसे पहला आपका यह आता है कि फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये अलग से भी पूछ सकता है कि फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस में देता है। फिर फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, फिर फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीली मूव थ्रू आउट द टेरिटरी, reside and settle in any part of the territory of India, to practice any profession or to carry out any business। तो ये इन सारी चीजों को बोलता है, इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा आर्टिकल नंबर 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारा 8। कौन सा आर्टिकल एंड क्वेश्चन रिलेटेड है फंडामेंटल अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रेन? तो आपके ऑप्शंस देख लीजिए, 17, 19, 23 या 24। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 24, जो कि ऑप्शन नंबर डी। 17 तो हो नहीं सकता भाई, ये अनटचेबिलिटी की बात करता है। 19 है नहीं, अभी हमने पढ़ा। 23 है नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 24। 23 किसकी बात करता है? 23 बात करता है आपका प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स या फिर एनफोर्स लेबर। तो जो 23 और 24 है ना, ये दोनों किससे रिलेटेड है? आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से। यही दोनों बस आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत आते हैं, और आर्टिकल 24 बात करता है आपको एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रंस की। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि अनटचेबिलिटी, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कौन सा आर्टिकल इसके बारे में बात करता है? तो देखते हैं हम, 17 है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 23 या 24। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर बहुत इजीली आप बता सकते हैं। 19 आपने अभी देख लिया, आर्टिकल 19 होगा नहीं। 23 और 24 अभी हमने पढ़ा कि ये इससे रिलेटेड है नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आर्टिकल 17। ये बात करता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर, फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर या फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये किस में प्रोवाइड किया गया है? एक्चुअली ये डायरेक्टली कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड नहीं है, बट ये है, तो इसको हम देखते हैं। स्पेशली प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 19(1)(a) में, या फिर सिक्योर्ड अंडर आर्टिकल 19(1)(b), अंडर आर्टिकल 361(a), या हैज ऑरिजिन बाय द एनफोर्समेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, स्पेशली प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल 19(1)(a। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसको 19(1)(a) में रखा गया, इसको अलग जगह दी गई है, फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स अ सिटीजन्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मे नॉट बी सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रिक्शंस? ऑप्शंस देखते हैं, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, या अनबिकेमिंग क्रिटिसिज्म। तो जो ये आपका आर्टिकल नंबर 19 है, ये एक सिटीजन को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, बट किस किस में नहीं देता है? में नॉट सब्जेक्टेड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। तो सोवरेनिटी ऑफ इंडिया में देता है, पब्लिक ऑर्डर में देता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में देता है, ये अनबिकमिंग क्रिटिसिज्म इसमें नहीं देता। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि विच आर्टिकल ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक रिलेट्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, और यही वो दोनों आर्टिकल्स हैं जो इमरजेंसी के टाइम भी हम सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। तो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है, ये देख लेते हैं। आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है क्या, आर्टिकल 20 है क्या, या आर्टिकल 22 है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्टिकल 21। ये बात करता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। तो 21 ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 19 आपने पढ़ा ही, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 22 इज अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, और 20 इज अबाउट द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी? लिबर्टी एक वर्ड है, आपने इसको प्रियम्बल में पढ़ा था। लिबर्टी से आप क्या समझते हैं? लिबर्टी मतलब एक फ्रीडम वाला वर्ड, इससे रिलेटेड है। तो इसका एक्चुअली ये क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। अब देखते हैं हम लोग इसका आंसर क्या होगा। Protection against the tyranny of political rulers, absence of restraints, opportunity to do whatever one likes, और one opportunity to develop oneself fully। तो एक्चुअली कहीं ना कहीं आपको ये सारे अप्रोप्रिएट लग रहे होंगे, बट एक पॉलिटी के कंटेक्स्ट में इसमें हम लोग कौन सा सही आंसर मानेंगे? तो जो ऑप्शन नंबर डी है इधर, इसको आप एक बार देखिए कि अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली,
खुद को एक मतलब पूरा एक फ्रीडम प्रोवाइड करना, खुद को एक प्रॉपर वे में डेवलप करना, है ना। तो ये होगा उसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुल्ली। तो ये आप लोग देखिएगा कि ए बी गिव्स अ नेगेटिव परसेप्शन ऑफ लिबर्टी, सी जो है वो एनार्की और लॉलेसनेस से रिलेटेड है, तो डी जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, कंसेप्शन है लिबर्टी का एज पर इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में यही इसका मतलब दिया गया है। लिबर्टी का जो मतलब होता है वो होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज। लिबर्टी दैट आर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स for the provisions of reservation, protection of minority rights, prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth, providing for creating an enabling atmosphere where an individual can develop oneself fully। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स पर्सन्स राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। तो बहुत अच्छे से याद कर दिएगा, मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चंस में आपको मैंने ये चीज बताई है, तो आप बताइएगा मुझे कि कौन से आर्टिकल से ये रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 19 है क्या, आर्टिकल 21 है क्या, आर्टिकल 14 है क्या, या आर्टिकल 22 है। तो ये कौन सा आर्टिकल बोलता है कि आपको ये अधिकार है कि आप अब्रॉड घूम के आओ। तो ये आर्टिकल है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आर्टिकल 21। ये बात करता है, और इसका केस देख लीजिए आप, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस था, ये भी पूछ सकता है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं कि द प्रोविजन फॉर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है ना, इसकी बात कर रहा है ये किस में आता है। तो इसमें आपको हम लोग अलग अलग देते हैं कोड, ठीक है। अब इन कोड को आपको बताना है कोड के फॉर्म में कि कौन से ये आर्टिकल्स आते हैं इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, ठीक है। तो कोड क्या क्या है आपके, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, फिर है सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, थर्ड या फोर्थ, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या क्या, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में हमने पढ़ा था कि आर्टिकल्स कौन कौन से कवर करता है। आर्टिकल करता है ये 25 से लेकर 28 तक, ये कहलाते हैं आर्टिकल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। तो प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन की बात की गई है क्या, जी हाँ की गई है। जो ये कृपाण सिख लोग, कृपाण, कड़ा, कृपाण, कच्छा, ये जो सिक्स के 5 वो है ना, ये धर्म का प्रचार करने के लिए पहनते हैं, तो ये भी इसके अंतर्गत ही आएगा। तो अगर पहला सही है तो आपको ऑप्शन, तो आपका करेक्ट आंसर मिल गया है बहुत अच्छे से। लेकिन हम नेक्स्ट देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन है इधर ऑल ऑफ द अबव का भी ऑप्शन है, तो इससे बचने के लिए हमें दूसरे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो दूसरा भी सही है। तीसरा क्या बोल रहा है कि स्टेट्स राइट टू मेक लॉज फॉर द सोशल रिफॉर्म्स, और लास्ट है राइट टू कंजर्वेशन ऑफ रिलीजन ऑफ पीपल बाय रिलीजियस बॉडीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए हाँ, आपके पास ये अधिकार नहीं कि आप अपना धर्म का प्रचार करें, ठीक है ना। आप कहीं भी सभा लगा के बैठ ऐसा नहीं सकते हो कि आप अपने धर्म का, स्कूलों में अपने धर्म का अलग से प्रचार कर रहे हो, लोगों को अपने धर्म में आने के लिए फोर्स कर रहे हो, तो ये आपके पास अधिकार नहीं है। तो आपके पास अधिकार क्या है कि ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट सब्जेक्ट टू, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी या ह्यूमैनिज्म। तो देखो आर्टिकल नंबर 45 जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, बट इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू ह्यूमैनिज्म। इसको आप पढ़िएगा कि ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपेगेट रिलीजन, बट दीज राइट्स हैव सर्टेन लिमिटेशंस imposed on the grounds of public order, morality and health. Humanism is not imposed. ये इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन इसके ग्राउंड्स क्या क्या है, पब्लिक ऑर्डर है, मोरालिटी है, हेल्थ है, बट ह्यूमैनिज्म इज नॉट अंडर द, इसके अंदर सब्जेक्ट के अंदर नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड फोर्स लेबर, सही है क्या, देखते हैं ऑप्शंस देखते हैं दूसरे। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, और 29 बोलता है फ्रीडम टू एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बाय माइनॉरिटी। तो 23 आपने अभी देखा और 24 देखा, ये तो आपको करेक्ट हो गया होगा कि ये
सही है, ये इसमें कुछ गलत नहीं है। फिर आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, जी हाँ, आर्टिकल 26 इसी की बात करता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। फिर आते हैं हम लोग आर्टिकल 29 की तरफ, फ्रीडम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बाय माइनॉरिटी। क्या क्या इसकी बात करता है? जी नहीं, ये एक्चुअली आर्टिकल नंबर 30 है, ये 29 नहीं है, आर्टिकल नंबर 30 है। तो 29 क्या बोलता है? तो देखिए इधर पढ़िए आप, 29 इज एक्चुअली रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, और रेस्ट जो है वो सही है। तो रेस्ट ऑप्शन आर करेक्टली मैच, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। अब ये बोल रहा है कंसिडर करने के लिए फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये बोलता है आर्टिकल 301 प्रॉपर्टी से रिलेटेड है क्या? दूसरा देखते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है बट नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये सही है क्या? फिर आर्टिकल 300A was inserted in Indian Constitution by 44th अमेंडमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट। अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है। सिर्फ दूसरा सही है क्या? दूसरा और तीसरा, फर्स्ट एंड थर्ड, या 1 2 और 3 तीनों सही है? तो आप लोग इसको अच्छे से एनालिसिस करिए, क्या क्वेश्चन एक्चुअली बोल रहा है। ये बोल रहा है 301 राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है क्या? तो 301 है, ये राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है। फिर राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है बट नॉट अ फंडामेंटल राइट, तो जी हाँ, एक्चुअली ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसको हटा के 300A में रख दिया गया है, पार्ट 12 में। तो ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बोल रहा है 300A को इंसर्ट किया गया है क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो 300A को इंसर्ट नहीं किया गया 44th के द्वारा, राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये देखिए, इसको आप लोग एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फिर बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की। अब ये बोल रहा है जो गार्जियन है फंडामेंटल राइट्स का वो कौन है? तो गार्जियन वही ना जो इसके लिए कानून बना सकता है, इसके लिए आगे काम कर सकता है भाई, तो उसी को हम गार्जियन कहेंगे। तो ऑप्शंस दे रख लेते हैं, जुडिशरी, क्या एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, या नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पिछले में मैंने बताया था, उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रूप में क्वेश्चन ऑप्शन मिले थे, इधर जुडिशरी मिल गया। तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जुडिशरी। तो गार्जियन कौन होता है फंडामेंटल राइट्स का? जुडिशरी होता है, ठीक है ना। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फंडामेंटल राइट इज द एक्सक्लूसिव राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो आपने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ लिया कि प्रीएम्बल को कहते हैं। अब इधर बात करती है कि हार्ट और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। तो इसमें ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर ए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको आप लोग दीजिए, ये आता है आर्टिकल 32 के तहत, और इसी को कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे कहा था कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशूड बाय द हाई कोर्ट टू सिक्योर द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल? लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल को सिक्योर करने के लिए कौन सा रिट जारी करता है? याद करिए, आपको लास्ट क्लास में मैंने 5 रिट बताए थे, उसी में पूछ रहे हैं कि उन 5 रिट में से कौन सा रिट है जो बात करता है कि सिक्योर द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। ऑप्शंस देख लेते हैं, मैंडेमस, क्वो वारंटो, हेबियस कॉर्पस, या प्रोहिबिशन। इतना डीपली आपको इसको मैंने पढ़ाया नहीं था और इतना कभी पूछता भी नहीं है ये, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब बंदे को कोर्ट में प्रेजेंट करने को लेकर बात करता है ये, ठीक है। जिसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू इक्वालिटी, आपने इसको तो देखा आर्टिकल 14 के अंदर, तो ये तो है भाई फंडामेंटल राइट। फिर एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये भी आप पूरा पढ़ते हैं इसमें, ये भी नहीं होगा आपका 23 और 24 के अंदर, इसको पढ़ते हैं आप। फिर बात करते हैं हम लोग राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में भी आपने देख लिया 25 से 28 तक, तो बहुत इजीली आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है राइट टू प्रॉपर्टी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल टू ऑल पर्संस अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबको ये प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या है आपके, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ,
राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो आपको मैंने बताया था कि कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो सिर्फ आपको इंडियंस को होते हैं, कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो इंडियंस के पास भी होते हैं प्लस फॉरेनर्स के भी होते हैं। तो ऐसे कौन से होते हैं? 15, 16, 19, 29 और 30, ये ऐसे आर्टिकल हैं जो दोनों को रहते हैं। इसका आप एक्सप्लेनेशन देखिए, फिर शायद आप आंसर दे लेंगे कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज गारंटीड बाय आर्टिकल 14 विच इज गिवन टू ऑल द पर्संस। ये सबको दिया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सॉरी, ये इंडियंस प्लस फॉरेन्स नहीं, ये एक्चुअली सिर्फ इंडियंस को दिया जाता है। ये 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ इंडियंस के लिए, और जो बाकी सारे आर्टिकल्स हैं वो सब के लिए हैं, ये सिर्फ इंडियंस को दिया जाता है। बट द राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन दैट इज 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो है ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 15, 16, 19, 29 और 30 जो आर्टिकल्स हैं ये सिर्फ इंडियंस को दिए जाते हैं, और जो बाकी के आर्टिकल्स हैं वो हैं दोनों के लिए अवेलेबल है। इनके अलावा जो आर्टिकल्स है, तो इसमें पूछ क्या रहा है, इज अवेलेबल टू ऑल द पर्संस, सारे पर्संस को है। तो राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या ये है? क्या ये है? जी हाँ, यही वो करेक्ट आंसर है कि ये जो है ये इंडियंस और उसको फॉरेनर्स को दोनों को अवेलेबल है। बाकी ये जो तीनों आर्टिकल हैं ये आपका ये आर्टिकल 19 की बात करने लगता है, ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करता है, फिर राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, तो ये तो 15 आ गया, फिर इधर आपका 29, 30 की बात करने लग गया। तो ये तीनों जो है ये अवेलेबल है आपको सिर्फ इंडियंस को, और जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इंडियंस को फॉरेनर्स को दोनों को अवेलेबल है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। Which one of the following has been recognized as a fundamental rights by the Supreme Court of India? Supreme Court of India किसको fundamental rights के तहत रखता है? तो ऑप्शन है आपके राइट टू शेल्टर, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड एंड राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो ये राइट टू शेल्टर की भी बात करता है, आपने देखा ही, ट्रेवल अब्रॉड की भी बात करता है, आप 21 अभी देखा ही आपने, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इक्वालिटी की भी बात करता है। तो यहाँ पे जो आपके तीनों ऑप्शन है वो तीनों ऑप्शन सही होंगे। तो 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3 या 1, 2 एंड 3। तो इसमें आपको डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि जो आपका पूरे ऑप्शंस जो है वो सेटिस्फाई करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। शादी करने का अधिकार आपको किस आर्टिकल के तहत मिलता है? देखते हैं ऑप्शन नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भाई सबके नजरिए से कि भाई शादी करने का अधिकार आपको है, लेकिन ये किस आर्टिकल के तहत आपको प्रोवाइड किया गया है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल आपका एक राइट है, मौलिक अधिकार है, आप शादी करिए, लेकिन किस आर्टिकल के तहत करिए? तो इसमें आपको आर्टिकल्स दिए हैं, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, 25 या 25। इसमें दो ऑप्शन सही एक ही हो गए हैं, तो आप लोग इसको चेंज कर लीजिएगा, 27 से कर लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आर्टिकल 21। जी हाँ, 21 आर्टिकल के तहत आपको ये अनुमति देता है सरकार, या फिर आपको एक कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की, आप शादी कर सकते हैं, मैरिज का अधिकार मिलता है ना, शादी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस पार्लियामेंट गॉट द राइट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। कौन से केस के तहत पार्लियामेंट को ये राइट मिला था कि वो फंडामेंटल राइट्स में जो है अमेंडमेंट कर सकते हैं? केशवानंद भारती केस, फिर ये राजनारायण वर्सेस इंदिरा गोलकनाथ या सज्जन सिंह केस। तो देखिए गोलकनाथ केस में तो एक्चुअली इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं कर सकते। फिर केशवानंद भारती केस में ऐसा बोला गया था कि पार्लियामेंट को ये राइट मिल गया था कि वो अमेंडमेंट कर सकते हैं इसमें फंडामेंटल राइट्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज केशवानंद भारती केस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। When was the right to education added through the amendment in the Constitution of India? Right to education को कब ऐड किया गया? 1 अप्रैल 2010, 1 अगस्त 2010, 1 अक्टूबर 2010 या 1 दिसंबर 2010? तो मैं आपको बताया था कि आर्टिकल 21A जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है, जो 6 to 14 ईयर्स के बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई की बात करता है। फिर मैंने इस इधर पे आपको आरटीई बताया था कि आरटीई राइट टू एजुकेशन जो है वो अमेंडमेंट कब हुई थी उसकी 1 अप्रैल 2010 को।
करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 अप्रैल 2010, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अब बोल रहा है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस अंडर विच आर्टिकल द अबव preservation of the conviction of the crime is given। अब ये बात कर रहा है कौन से आर्टिकल की, मैंने आपको ये पढ़ाया है कि तीन एक्चुअली टर्म्स दिए जाते हैं, आर्टिकल 20 के तहत ये आता है, उसमें तीन चीजें मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले बताया था मैंने आपको नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। फिर मैंने आपको बताया था दूसरा कि नो डबल जियो पार्टी, और तीसरा मैंने आपको बताया था नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये तीनों मैंने आपको बताया था। मैंने नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में बताया था कि कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध को मतलब किसी भी आरोपी को अपराध के लिए कन्विक्ट नहीं निभाया जाएगा, अगर उसने कोई अपराध नहीं किया तो उसको आरोपी नहीं ठहराएंगे हम। फिर नो डबल जियो पार्टी में मैंने बताया था कि नो पर्सन शैल बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, एक ही क्राइम के लिए आपको 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती। और लास्ट मैंने ये बताया था नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला, मतलब कि किसी भी आरोपी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते। तो इधर बताया गया है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार नहीं कर सकते, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नो डबल जियो पार्टी। अभी पूछ रहा कौन से आर्टिकल के तहत आता है, तो जी हाँ ये आता है आर्टिकल नंबर 20 के तहत, जबकि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। The word Hindu in Article 25 of the Constitution of India does not include। अब ये जो वर्ड हिंदू है वो क्या इंक्लूड नहीं करता है, हिंदूज के अंदर कौन नहीं आते हैं, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीस या सिख्स। देखिए बुद्धिस्ट भी आते हैं, जैन्स भी आते हैं, सिख्स भी आते हैं, लेकिन जो पारसीस का ग्रुप है ना ये हिंदू के अंदर नहीं आता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। विच आर्टिकल गिव सेफ गार्ड टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अरेस्टेड पर्सन के लिए जो सेफ गार्ड्स बनाए गए हैं वो किस आर्टिकल के तहत बनाए गए हैं, किसके अंदर बनाए गए हैं। तो 15 तो हो ही नहीं सकता, 17 तो हो ही नहीं सकता, 21 में हमने राइट वो लाइफ के उसके बारे में पढ़ा। तो जो 22 आर्टिकल है ना वो बात करता है, 22 आर्टिकल बात करता है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। मैंने आपको बताया था एक प्यूनिटिव डिटेंशन होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, एक में ट्रायल करके ले जाते हैं, एक में बिना ट्रायल करके ले जाते हैं। तो ये अरेस्टेड पर्सन के लिए बात करता है, आर्टिकल 22 है वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है कि डैश विदाउट ड्यूटीज आर लाइक मैन विदाउट शेडोज। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ना। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम कि बिलीफ विदाउट ड्यूटीज आर लाइक मैन विदाउट शेडोज, राइट्स विदाउट ड्यूटीज आर लाइक मैन विदाउट शेडोज, मॉरल या वर्क। तो देखिए जिसके पास राइट्स नहीं होंगे ना, राइट्स विदाउट ड्यूटीज आर लाइक मैन विदाउट शेडोज, जिसका करेक्ट आंसर होगा राइट्स विदाउट ड्यूटीज। मतलब एक आप एक अपना कॉमन सेंस लगा के भी इसका आंसर आराम से दे सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। The Supreme Court has held the hoisting the national flag atop the private building is a fundamental right of every citizen। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेशनल फ्लैग को होस्ट करना, किसी भी छत पे आप कहीं पे भी फ्लैग को होस्ट कर रहे हो तो वो किस आर्टिकल, किस फंडामेंटल राइट के तहत उसको रखा गया है। Article 14 of the Constitution, Article 19 1A of the Constitution, Article 21 of the Constitution या Article 25 of the Constitution। तो ये जो झंडा लहराने वाली बात है ये सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में कहता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये झंडा लहराना जो है वो आपको आर्टिकल, एक्चुअली वो राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है, तो इसमें भी आपको कहीं ना कहीं एक फ्रीडम की बात की गई है, तो आप उससे रिलेट करिएगा तो आर्टिकल 19 सही है। ये तो हो नहीं सकता इक्वालिटी, ये 21 है नहीं, 25 है नहीं, तो आर्टिकल 19 1A होगा। ठीक है, ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब देखते हैं आपका 33rd, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ग्रांट विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। कौन से राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। इक्वल शेल्टर का राइट, इक्वालिटी का, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन या राइट टू लिबर्टी। तो देखिए फ्रीडम का भी दे रहा है हमको, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी दे रहा है और राइट टू लिबर्टी भी दे रहा है, लेकिन इक्वल शेल्टर का अधिकार देता है, लेकिन इक्वल शेल्टर का अधिकार ये हमें नहीं देता है। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, abolition of titles is mentioned in which article of the constitution। अब ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है, कमेंट में आप इसका आंसर देंगे कि abolition of title ये किस आर्टिकल में मेंशन है। मैं इसमें आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर रही हूँ, आर्टिकल 15, 16, 17 या 18। तो अभी आपका ये होमवर्क है। हमने 34 क्वेश्चंस डिस्कस किए, मैंने बहुत जल्दी कोशिश करी कि आपके सामने बहुत कम टाइम पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ला पाऊँ, तो मैंने 34 क्वेश्चन सॉल्व करवाया आपको, आपने बहुत अच्छे से इनको शायद किया होगा। और अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो आप लोग मेरा पूरा, जिसके पहले मैंने फंडामेंटल राइट्स पूरा डिस्कशन किया ना, वो आप लोग देखिएगा। और आपको फिर भी अगर कहीं पे डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग प्रॉपर्ली कमेंट करिए, आपको कहाँ पे क्या डाउट है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको वो चीज़ें मैं क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, पुराने वाले लेक्चर्स को भी अटेंड करिए, मैथ्स की क्लासेस देखिए, रीजनिंग की क्लासेस देखिए, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और अपना ख्याल रखिए। चलिए तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि आपको मेरे जो जो भी मैं लेक्चर डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। चलिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू सून।